हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि आज इस वीडियो में क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13। हो सकता है आपको आर्टिकल 13 को समझने में प्रॉब्लम होती हो, क्योंकि मैंने इसको बहुत मुश्किल से समझा था और मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा ईजी बना दिया है। मैंने इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको भी हेल्प होगी। इसमें 2 डॉक्ट्रिन हैं जो मुझे समझ नहीं आते थे, तो हो सकता है आपको भी ना आते हों। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और पूरा आपको देखना है, क्योंकि एक भी वर्ड अगर आप मिस करेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न तो होगी। क्योंकि मेरे साथ भी ये इशू था कि मैं पूरी वीडियो फास्ट करके देख लेती थी, इस वजह से मुझे समझ में नहीं आती थी। तो आप स्लो करके और अच्छे से आप इसको देखें, आपको आर्टिकल 13 ज़रूर समझ में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आपने इसको समझा है, इसके बाद ही आप स्टेट और फंडामेंटल राइट्स के बीच का डिफरेंस और स्टेट कैसे फंडामेंटल राइट्स को ओन करना चाहता है और फंडामेंटल राइट कैसे बचते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लेरिफाई होगा इससे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 13। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके तो ज़रूर ही जाना और कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनको आर्टिकल समझने में प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो का मेन फोकस आर्टिकल नहीं है, बट उसमें जो डॉक्ट्रिन है वो समझाना है, क्योंकि वो डॉक्ट्रिन ही नहीं समझ में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्टिकल 13 है वो हमारा पार्ट 3 का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का। ये तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो मैं बता दे रही हूँ। ये आर्टिकल 13 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का पार्ट है। तो पार्ट 3 में होने के साथ ही ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में जुड़ जाता है। तो जैसे कि आपको पता है फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें आर्टिकल 12 और 14 से हमारे मेन फंडामेंटल राइट स्टार्ट है। तो 12 हमें स्टेट की डेफिनेशन बताते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स से ही जुड़ी हुई स्टेटमेंट है। जैसे कि स्टेट का क्या मीनिंग है, स्टेट का मीनिंग डिफरेंट होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह स्टेट का मीनिंग कुछ डिफरेंट दिया हुआ है। तो आर्टिकल 12 में जो स्टेट का मीनिंग है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के बिहाफ पे दिया हुआ है। उसके बाद में आर्टिकल 13 आता है। आर्टिकल 13 में हमें स्टेट और फंडामेंटल राइट के बीच की टसल्स का पता चलता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26/1/1950 को लागू हुआ था। तो आज़ादी से पहले की कोई टसल नहीं है इसमें। आज़ादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उसके बाद में ये हुआ कि जो अभी तक के लॉज थे वो क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ में कुछ गलत बिहेव तो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ। ऐसा था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें फंडामेंटल राइट आए थे, बट उससे पहले के जो लॉज थे, जो 1950 से पहले के लॉ बने हुए थे, वो लॉज तो आपको पता ही होगा कि उन लॉज में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी इवेंट्स थे। जैसे कि स्कूल में किस पर्टिकुलर कास्ट का जाना वॉइड है, मतलब वो जा नहीं सकते हैं, और कुछ क्षेत्र है जहाँ पे पर्टिकुलर कास्ट आ नहीं सकती है, और कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे फीमेल्स नहीं जा सकती थी, या फीमेल्स के साथ में कुछ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेव होता था। तो कुछ लॉज ऐसे थे। तो वो लॉज जो थे उनका क्या होगा फंडामेंटल राइट आने के बाद। तो मेन इसमें यही है। तो जो हमारा आर्टिकल 13 है, स्टेट वर्सेस फंडामेंटल राइट, जो हमारा आर्टिकल 13 है वो फंडामेंटल राइट्स वर्सेस स्टेट के बीच की टसल है। तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 जो है वो हमें कहता है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले के जो लॉज हैं, वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट के साथ में इनकंसिस्टेंट हैं तो वो वॉइड होंगे। इसका मतलब क्या है कि हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि 1925 का कोई एक्ट था। 1925 का एक एक्ट है जिसमें पर्टिकुलरली बहुत सारे दिए हुए हैं सेक्शन, जिसमें सेक्शन 1 कहता है कि हमें राइट है एजुकेशन का। दूसरा इसका सेक्शन कहता है कि बॉयज़ का मस्ट है स्कूल में जाना, ठीक। और थर्ड कहता है कि इस स्कूल में गर्ल्स नहीं आ सकती हैं, ठीक। तो पहले के जो इसके 2 सेक्शन हैं ये तो अब कंसिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट के साथ में, बट जैसे यहाँ पे गर्ल्स पर्टिकुलर एक सेक्शन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो ये जो सेक्शन है ये वॉइड कर दिया जाएगा 26/1/1950 के बाद, ठीक। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कोई इसमें मतलब एक तरीके से फ़िल्टर करा जा रहा है। जैसे हम आटे की छन्नी होती है, उसमें से बेकार चीज़ें निकाल देते हैं और जो हमारा आटा रहता है उसको यूज़ करते हैं, तो वैसे ही ये एक फ़िल्टर है। फ़िल्टर में 1950 के सारे लॉज को डाला जाएगा। जो फंडामेंटल राइट्स के साथ में इनकंसिस्टेंट नहीं है वो यहाँ से फ़िल्टर आउट हो जाएंगे, और जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं वो लॉज यहीं रह जाएंगे। ओके, तो आर्टिकल 13 मेन इसी पे फोकस करता है कि जो पहले के लॉज हैं वो फंडामेंटल राइट्स के साथ में अगर इनकंसिस्टेंट हैं तो वो वाइड हैं, फिर उनको आगे नहीं चलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाएंगे, वो रहेंगे, वो हमारे संविधान में से नहीं निकाल दिए गए, बट वो वाइड हो गए हैं, अब उनको यूज़ नहीं करा जाएगा क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के साथ में इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर 2 डॉक्ट्रिन है। पहला डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी, मतलब कि हमें सेपरेट करना है। जो मैंने आपको यहाँ पे फ़िल्टर आउट का बताया है वही सेम है यहाँ पे। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस से इसको हम समझते हैं। इसका
अच्छा एग्जांपल है इसलिए मैंने इसको कोट करा है यहाँ पे। तो हमारे पास में एक एक्ट था, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक एक्ट था हमारे पास में। उसका जो सेक्शन 14 था उसमें वो ये बोलता था कि हम अपनी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, मतलब कि हम किस लिए आए हैं जेल में, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं बता सकते हैं। तो बाकी जो इसके सेक्शन थे वो तो अभी वैलिड हैं, बट तो जैसे कि ये हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो इसलिए इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट के साथ में, इसलिए ये हटा दिया जाएगा। उसके बाद में रिमेनिंग जो लॉज हैं वो बच जाएंगे, ठीक। उसके बाद में है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मतलब है कि जैसे आपको पता है कि एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, ठीक है, एक पार्ट पे ग्रहण डालना या उस पर मतलब उसको छाया देना या उसको छुपा लेना, ठीक। तो हम इसको समझते हैं बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस से। तो यहाँ पे एक केस हुआ था जिसमें बरार मोटर्स व्हीकल एक्ट था, जो उसमें ये लिखा हुआ था कि स्टेट कैन एक्वायर एनी प्रॉपर्टी, मतलब स्टेट प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन कर सकती थी या उसको ले सकती थी किसी से भी। तो इसका जो क्लॉज था कि स्टेट प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को ओन कर सकती है, उनको ले सकती है, तो ये हमारे आर्टिकल 19 के अगेंस्ट था। तो इस वजह से इसको हम नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है। बट एक चीज़ और है कि इसके बाद लेकिन 19 क्लॉज 6 को ऐड करके गवर्नमेंट ने बताया कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ओन कर सकती है, स्टेट कैन ऑन दिस। बट तो इससे क्या हुआ कि 19 क्लॉज 6 ऐड करके गवर्नमेंट ने ये बताया कि हाँ हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को ओन कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि इसमें जो था ये वैलिड हो गया, ठीक। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में क्या है कि कुछ हमारे लॉज हैं जिसको फंडामेंटल राइट शेडो कर देगा, और शेडो करने के बाद ये नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में से निकाल दिए जाएंगे। अगर बाद में कोई ऐसा प्रोविज़न आता है जिसके अकॉर्डिंग ये लॉज जो थे 1950 के वो वैलिड माने जाते हैं, तो उसको फिर से वो आ जाएंगे, फिर से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन था, मतलब इसमें ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, बस इसमें यही है कि इसका मेन फोकस ये है आर्टिकल 13 का कि हमें जो हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे उनको फ़िल्टर आउट करना है और ये देखना है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स के साथ में इनकंसिस्टेंट हैं, वो लॉज अब यूज़ नहीं होंगे, वो लॉज वाइड हैं। उसका मतलब ये है कि जो लॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ में इनकंसिस्टेंट हैं वो लॉज वाइड हैं। ओके, बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करके जाना और सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको कुछ और इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच।